नमस्कार, मैं प्रोफेसर नारायण सिन्हा हूँ। आई एम प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। आज हम जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल अर्थात ISLM विश्लेषण पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हम 3 प्रकार की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम वस्तु बाजार में साम्य की चर्चा करेंगे, जिसको कि हम IS कर्व के नाम से जानते हैं। उसके बाद मुद्रा बाजार में संतुलन की चर्चा करेंगे, जिसको हम LM कर्व की नाम से जानते हैं। और उसके बाद हम दोनों कर्व को साथ मिल करके एनालिसिस करेंगे, जिसको हम ISLM विश्लेषण कहते हैं। नाउ सबसे पहले हम IS कर्व विश्लेषण पर चर्चा करते हैं। IS कर्व का मतलब है I इज इक्वल टू S। I का अर्थ है इन्वेस्टमेंट अर्थात विनियोग, S का अर्थ है सेविंग। अर्थात यदि वस्तु बाजार में इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर होते हैं तो वस्तु बाजार संतुलन में होता है। वस्तु बाजार में संतुलन लाने के लिए हम जब सबसे पहले सेविंग की चर्चा करते हैं अर्थात बचत की चर्चा करते हैं। नाउ जैसा कि हम जानते हैं कि बचत उपभोग का उपभोग खर्च करने के बाद शेष बची हुई आय होती है। अब ये सेविंग अर्थात बचत आय पर निर्भर करती है। यदि आय में वृद्धि होती है तो बचत में वृद्धि होती है, और आय में कमी होती है तो बचत में कमी होती है। और इसको हम इस डायग्राम में शो कर सकते हैं, जहाँ पे हम वर्टिकल एक्सिस पे यानी वाई एक्सिस पे बचत लेते हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम आय लेते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि जब आय 0 होती है उस समय बचत निगेटिव होती है, जैसा कि इस डायग्राम से प्रतीत होता है। क्योंकि जो लाइन सरल रेखा है यह बचत वक्र कहलाता है, और ये बचत वक्र एक्स एक्सिस पर कट करता है। अर्थात एक आय के स्तर पर बचत और आय, जब आय कम होती है तो बचत और आय बराबर हो जाती है, और जब आय 0 होती है तो बचत धनात्मक हो जाती है, जैसा कि इस डायग्राम से प्रतीत होता है। तो इससे हमको सेविंग प्राप्त होती है। हम जानते हैं कि इस एनालिसिस के अंदर उपभोग आय पर निर्भर करता है। अब क्योंकि उपभोग आय पर निर्भर करता है, इसलिए बचत भी आय पर निर्भर करती है। दूसरा भाग IS कर्व का होता है इन्वेस्टमेंट अर्थात विनियोग। विनियोग के 2 भाग होते हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वह इन्वेस्टमेंट है जो किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करता, ये स्वायत्त होता है। और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इस पर निर्भर करता है कि ब्याज की दर ऊंची ज़्यादा है या कम है। यदि ब्याज की दर अधिक होती है तो इन्वेस्टमेंट कम होता है, और यदि ब्याज की दर कम होती है तो इन्वेस्टमेंट अधिक होता है। अर्थात बचत वक्र की तुलना में इन्वेस्टमेंट वक्र या विनियोग वक्र जो होता है यह नेगेटिव स्लोप होता है। अर्थात कम ब्याज पर अधिक इन्वेस्टमेंट होता है और ज़्यादा ब्याज पर कम इन्वेस्टमेंट होता है। और इसको हम गणित की भाषा में लिखते हैं, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा आर। अल्फा का तात्पर्य है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, और आर का मतलब है इंटरेस्ट रेट, और बीटा को जब आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमको इंड्यूस इन्वेस्टमेंट देता है। और इसको हम डायग्राम में इस तरह प्रतीत करते हैं जैसा कि आपको दिखाई देता है। इसमें क्या है कि 20 जब इंटरेस्ट रेट 20 है तो ब्याज हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट 8 बिलियन रुपीज़ के बराबर होता है। इस प्रकार हमको पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन नेगेटिव स्लोप होता है। अब हम IS कर्व प्राप्त करने के लिए इन्वेस्टमेंट को सेविंग के बराबर रखते हैं। इन्वेस्टमेंट को सेविंग के बराबर दर्शाने के लिए हम एक 45 डिग्री की लाइन यानी 45 डिग्री की लाइन का उपयोग करते हैं, और ये 45 डिग्री की लाइन आप इस ग्राफ के अंदर बी पैनल में देख रहे हैं, बी क्वाड्रेंट में देख रहे हैं। अब इस बी क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स एक्सिस पर हम इन्वेस्टमेंट लेते हैं और वाई एक्सिस पे सेविंग लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि प्रत्येक बिंदु इस 45 डिग्री लाइन पर प्रत्येक बिंदु पर सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट होता है। ए पैनल में आते हैं। ए पैनल में हम देखते हैं कि हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फंक्शन है, जो कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था। ये नेगेटिव स्लोप है। इसमें वाई एक्सिस पर हम इंटरेस्ट ले लिया है हमारी सुविधा के लिए, और एक्स एक्सिस पे हमने इन्वेस्टमेंट लिया है। ये बात ध्यान रखने की है कि हम सी क्वाड्रेंट के अंदर सेविंग फंक्शन लेते हैं। यहाँ पर वाई एक्सिस पे हम सेविंग ले रहे हैं और एक्स एक्सिस पे हम आय ले रहे हैं, और ये कर्व बचत वक्र को दर्शाता है। नाउ अब इस पी क्वाड्रेंट के अंदर हम देखते हैं कि हम जब आई बराबर एस
होता है तो हमें एक नया कर्व प्राप्त होता है जिसको कि हम IS कर्व कहते हैं। ये IS कर्व क्योंकि 45 डिग्री वाली लाइन से आता है जहाँ पर I बराबर S होता है, इसलिए इस वक्र को IS वक्र कहते हैं। और IS वक्र describes the relationship between equilibrium level of income and interest rate. IS कर्व की प्रॉपर्टीज, IS कर्व जैसा कि पहले बताया गया है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और इंटरेस्ट रेट होता है। सेकंड प्रॉपर्टी, IS कर्व डिस्क्राइब्स द इक्विलिब्रियम इन द गुड्स मार्केट, अर्थात जहाँ पे सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट होता है। तीसरी प्रॉपर्टी, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगी तो इन आय कम होगी और जब इंटरेस्ट रेट कम होगी तो आय अधिक होगी। स्लोप मेजर्स द इफेक्टिवनेस ऑफ फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति का की इफेक्टिवनेस जानने के लिए IS कर्व के स्लोप का उपयोग किया जाता है। और IS कर्व का इंटरसेप्ट पॉजिटिव होता है, अर्थात जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होता है उसके अनुसार IS कर्व शिफ्ट्स टुवर्ड्स द राइट और लेफ्ट। नाउ अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे, LM वक्र। LM वक्र मनी मार्केट दर्शाता है और मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम बताता है। इसमें हमारी मान्यता यह होती है कि मुद्रा की पूर्ति दी हुई है। मुद्रा की पूर्ति सेंट्रल बैंक द्वारा दी हुई होती है। डिमांड फॉर लिक्विडिटी, ये तीन बातों पर निर्भर करती है, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव इनकम पर निर्भर करता है, यानी हमें आवश्यकता होती है लिक्विडिटी की ट्रांजैक्शन करने के लिए, खरीद फरोख्त करने के लिए। प्रिकॉशनरी मोटिव हमें आवश्यकता होती है कि आपातकालीन में स्थिति में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ये भी आय पर निर्भर करती है। स्पेकुलेटिव मोटिव ब्याज की दर पर निर्भर करती है। हम पहले दो मोटिव हैं इनको कंबाइन करके हम क्योंकि दोनों मोटिव आय पर निर्भर करते हैं, इसको हम L1 द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। सो L1 बराबर ट्रांजैक्शन मोटिव प्लस प्रिकॉशनरी मोटिव। तीसरा मोटिव जो कि आय पर निर्भर करता है और ब्याज की दर पर भी निर्भर करता है, और ब्याज की दर पर ये निगेटिव निर्भर करता है, इसलिए हम तीसरे मोटिव को L2 द्वारा दर्शाते हैं और इसको ब्याज की दर पर कहते हैं। तो टोटल डिमांड फॉर लिक्विडिटी जो इन दोनों L1 और L2 का सम होता है। अब LM कर्व में हम मनी मार्केट का संतुलन देखते हैं। मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम वहाँ होता है जहाँ डिमांड फॉर लिक्विडिटी और मनी सप्लाई बराबर होते हैं। मनी सप्लाई सेंट्रल बैंक द्वारा निर्धारित होती है, इसलिए हम इसको गिवन मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं, और डिमांड फॉर लिक्विडिटी आय पर और ब्याज की दर पर निर्भर करती है। जहाँ इन दोनों को मिलाते हैं उससे हमको मनी मार्केट का संतुलन प्राप्त होता है। LM कर्व इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और इंटरेस्ट रेट का रिलेशनशिप है, इसलिए हम इसको ग्राफ के द्वारा अगली स्लाइड में प्रदर्शित करेंगे। जैसे हमने IS कर्व में किया था, यहाँ भी हम 4 क्वाड्रेंट का उपयोग करते हैं। क्वाड्रेंट A के अंदर हम वह भाग लेते हैं स्पेकुलेटिव डिमांड का, डिमांड फॉर लिक्विडिटी का, जो आय पर निर्भर करता है, यानी L1। B में हम L1 प्लस L2 लेते हैं। C के अंदर हम L2 का वह भाग लेते हैं जो ब्याज की दर पर नेगेटिवली इफेक्ट करता है, और D क्वाड्रेंट के अंदर हमको LM कर्व मिलता है। इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि B जो क्वाड्रेंट है इसमें जो 45 डिग्री की लाइन है उसका एंगल अलग है, यह नेगेटिव स्लोप है। अनलाइक इन IS कर्व में पॉजिटिव स्लोप होता है 45 डिग्री लाइन का, LM कर्व में नेगेटिव स्लोप होता है, लेकिन 45 डिग्री लाइन ये भी 45 डिग्री लाइन होती है, और D के अंदर हमको LM कर्व मिलता है। और LM कर्व जैसा हमने पहले बताया कि संतुलन बताता है मुद्रा बाजार में। इसका जो स्लोप होता है, जैसे हमने IS कर्व का होता है, स्लोप ऑफ LM कर्व मेजर्स द इफेक्टिवनेस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो सेंट्रल बैंक द्वारा निर्धारित होती है, अर्थात यदि सेंट्रल बैंक ब्याज की दर बढ़ाती है या ब्याज की दर कम करती है तो आय पर कितना असर होगा, ये हमको LM कर्व के स्लोप से पता चलता है। और LM कर्व का स्लोप पॉजिटिव होता है, जबकि आपको ध्यान रहे कि IS कर्व का स्लोप निगेटिव होता है। यहाँ पर हम दोनों कर्व को मिलाकर देखते हैं। Y एक्सिस पे ब्याज की दर है और X एक्सिस पे आय है, और जो पर्पल कलर का कर्व है ये IS कर्व है जो नेगेटिव स्लोप है, और जो ग्रीन कलर का कर्व है वो LM कर्व है। जहाँ ही दोनों कर्व इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ हमको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। इस प्रकार हम IS कर्व विश्लेषण की सहायता से मुद्रा बाजार और वस्तु बाजार का संतुलन एक साथ देख सकते हैं, और यहाँ पर हम जनरल इक्विलिब्रियम बता रखा है। धन्यवाद।